आज फोकस रहने जा रहा है एक खास विषय के ऊपर जिसका नाम है अफोर्डेबल हाउसिंग। डिमांड इतनी ज्यादा है, 80% लोग जिसको चाहते हैं, आखिर वो बाजार में उपलब्ध क्यों नहीं? कि हमने लग्जरी की दौड़ में हम इस कदर आगे निकल आए कि अफोर्डेबल हाउसिंग को कहीं हमने पीछे छोड़ दिया। जीएसटी एकमात्र ऐसा पॉइंट है जिससे सब परिवर्तन आ रहा है। जब तक वो जीएसटी में ये लोग नहीं निकाले, न तो आम आदमी को बेनिफिट होगा न डेवलपर को। एक अच्छे इंजीनियर हो, आप कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो, डेवलपर बनना उतना ही कठिन है। एक गले में मोटी चेन सोने की, हाथ में रेडो की घड़ी, रेबन गॉगल, व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट, व्हाइट शूज, तो पक्का डेवलपर, इसके सिवा बाकी कोई नहीं। सरकार ही सबसे बड़ी विलन बन जाती है, अप्रूवल को रोकती है और फिर उसकी वजह से ही सारी दिक्कतें होती है, अदरवाइज सब सही है। अगर उस चीज को हम कबूल कर लें कि गवर्नमेंट भी अपना रोल कर रही है, तो हमारे पास कोई विलन नहीं बचा। कि जीएसटी पे बड़ा चेंज आ ही रहा है और मैं मानूं अफोर्डेबल पे इम्पैक्ट आएगा। कम होगा तो 100% होगा ना। डिमांड ही लग्जरी की आ रही है, मार्जिन वहां पर ज्यादा हैं तो वो बना रहे हैं और अफोर्डेबल अपने आप पीछे जा रहा है। पर हमें बिल्कुल यही लगता है कि हम सारे के सारे स्टीव जॉब्स हैं। हम सब आपको बताएंगे आप क्या चाहते हो, हम वो बनाएंगे जो हमें अच्छा लगता है और आप वो खरीदोगे। जो 45 लाख का था वो आज 70 लाख का हो गया, 80 लाख का हो गया। लैंड वैल्यूएशन के ऊपर जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स जिम्मेदार है, वो है बिल्डर। लेकिन लोगों ने कहा कि इतना ब्लैक लेते हैं कि वो दिखेगा कहाँ। अफोर्डेबल सेगमेंट जहां पर है वहां पर तो ब्लैक टोटली बंद हो गया। वेफर थिन मार्जिन और ना के बराबर मार्जिन, इसकी सच्चाई क्या है? मैं मानूं कि सिंगल डिजिट के ऊपर कोई नहीं कमाता। प्राइवेट जेट्स और दुनिया भर की चीजें, कंपनी लॉस में है, डेवलपर ने वो सब कहां से कमाया? कैसे फिर ये सॉल्व होगी? कैसे उसमें भी बिजनेस सेंस आएगा? कैसे उसको लेकर आगे बढ़ेंगे? पॉलिसी कहां पर अटक रही है? क्या और करने की जरूरत है आपके एंड पे भी, सरकार के एंड पे भी और ओवरऑल भी? नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका द रियल एसेट शो पर। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं एक और इन डेप्थ एनालिसिस वाला शो, जहां पर रियल एस्टेट को थोड़ा और बारीकी से जानने समझने का मौका आपको मिलेगा। और आज फोकस रहने जा रहा है एक खास विषय के ऊपर जिसका नाम है अफोर्डेबल हाउसिंग। वंस अपॉन अ टाइम एक बज़वर्ड थोड़ा पिछले 5-6 सालों में या कोविड के बाद से खास तौर पे ज़रा उसकी चर्चा कम होती है, लेकिन डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा है। हम में से ज़्यादातर लोग इंक्लूडिंग मी एंड आप, शायद हमें उसी रेंज वाले घर चाहिए। देश के ज़्यादातर लोगों को उसी रेंज के यानी अफोर्डेबल घर चाहिए, इसीलिए इस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाती है। मार्केट इस समय बज़ कर रहा है, उसके पीछे आप जानते हैं कई कार्यक्रम हम कर चुके हैं कि जो असल फोर्स है वो थोड़ी अपर हैंड या लग्जरी हाउसिंग है। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग इस दौरान कहाँ गई? उसकी चर्चा इतनी हुई, लेकिन वो अब इतनी कम क्यों हो गई चर्चा में भी और शायद ऑन ग्राउंड भी? तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट है नाइट फ्रैंक इंडिया की तरफ से। उसमें कुछ बड़े हाइलाइटर्स आए हैं और रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई नरेटको के कन्वेंशन में, जो कि देश भर के डेवलपर्स का समूह है। क्या कहती है रिपोर्ट? पहले वो चंद पॉइंटर्स आपको बताते हैं, उसके बाद उस पर खुलकर बातचीत करेंगे। तो देखिए, रिपोर्ट कहती है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में जो है वो बड़ा गैप है। कैसे? नंबर्स देख लीजिए। करीब करीब 90 लाख मकानों की कमी तो आज ही है डिमांड के मुताबिक, और 2030 की ये बात करती है रिपोर्ट, 3 करोड़ घर चाहिए होंगे जो बन नहीं रहे। करीब करीब 80% जो मौजूदा डिमांड है वो ईडब्ल्यूएस या एलआईजी से यानी अफोर्डेबल सेगमेंट से आती है। एक बड़ा रीजन है कि देश में बहुत तेजी से जो है अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण हो रहा है। लोग छोटे कस्बों को या गांवों को छोड़ के शहरों में आ रहे हैं। हाँ, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीनों में लोगों का आना जारी है, लेकिन उन्हें चाहिए थोड़े अफोर्डेबल घर। अब अफोर्डेबल की डेफिनेशन भी बड़ी लंबी चौड़ी है, उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल अफोर्डेबल आप और हम सब जानते हैं। अच्छा, एक और फिगर ये रिपोर्ट बताती है वो सप्लाई डिमांड में जो थोड़ा सा असंतुलन है। रेशियो में थोड़ा गणित में बात करती है। 2019 में रेशियो 1 से ऊपर था, अब वो रेशियो 0.36 हो गया है। सरल भाषा में कहूं, 1/3, यानी पहले अगर 100 घर बन रहे थे तो अब वो 30-35 घर बन रहे हैं, यानी इतना गैप आ गया है। और जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो शेयर है 2025 में, यानी जो सेल्स के हिसाब से नंबर आते हैं, सिर्फ घट के 17% पर रह गया है। नए लॉन्चेस 1/3, जैसा मैंने आपको बताया। तो कुल मिला के डिमांड के मुकाबले सप्लाई काफी कम है। अब जब सप्लाई कम होगी तो सेल्स भी जाहिर तौर पर कम आएगी। तो जिस चीज की डिमांड इतनी ज्यादा है, 80% लोग जिसको चाहते हैं, आखिर वो बाजार में उपलब्ध क्यों नहीं है? क्या कारण है उसके पीछे? क्या डेवलपर उसे बनाना नहीं चाहते? नहीं बनाना चाहते तो उनके अपने तर्क क्या हैं? ये रिपोर्ट और ज्यादा उस पर क्या हाईलाइट करती है, सारी बातें करेंगे। और इसके लिए आज हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में ही मौजूद हैं। अक्सर
एक मेहमान स्टूडियो में होते हैं, एक बाहर होते हैं, लेकिन आज हमने सबको यहीं बुला लिया। तो स्वागत करते हैं, हमारे साथ गुलाम जिया साहब है जो कि सीनियर ईडी है नाइट फ्रैंक इंडिया के और रिपोर्ट के रचनाकार हैं, और साथ में हैं हमारे साथ राजन बांदेलकर साहब जो कि रौनक ग्रुप के चेयरमैन हैं, एमडी भी हैं, और साथ में वाइस चेयरमैन हैं नरेडको के। देश के तमाम डेवलपर्स हैं, उन्हें आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप दोनों का ही स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चूंकि रिपोर्ट की मैंने कुछ एक पॉइंटर्स बताए, गुलाम साहब आपसे ही शुरू करता हूं। ये तो गणित है जो आपने दे दिया इसके अंदर, लेकिन ये गणित जो निकल कर आया है ये पिछले 4-5 साल का एक कहानी कहता है। उसके पहले आप, हम, राजन साहब बहुत सारी बातें करते थे बैठकर अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में, और बातें करते भी नहीं थे, नंबर्स भी आते थे, पीएमएवाई की चर्चा होती थी, लेकिन पोस्ट कोविड जैसे सब कहीं खो सा गया, क्यों? सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा आपका कि आप हमेशा की तरह आपने हमें दोबारा याद किया। आपके इस कीमती प्लेटफॉर्म पर हमेशा लुत्फ़ आता है आपके साथ गुफ्तगू करते हुए। तो ये एक और जो सब्जेक्ट जिसकी आज हम बात करें अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके, और उसमें सबसे पहले तो थोड़ा सा इसका मैं श्रेय आप लोगों को देता हूँ, मीडिया को, कि कोविड के बाद में जो एक तरह की हवा चली कि हर शख्स अफोर्डेबल हाउसिंग को छोड़ के लग्जरी हाउस चाहता है। हर शख्स जो पहले एक मकान 1 BHK में रहता था अब 2 BHK चाहता है। वो सारी पैमाइशें, वो सारी जो डेफिनेशन थी वो सारी तब्दील होना शुरू हुई, और उसका कारण सिर्फ एक बताया गया कि वो एक मामूली सा एक जरासीम था, एक जर्म था, जिसके कारण इंसानों की सोच बदल गई, घरों की रिक्वायरमेंट बदल गई। मैं इससे कभी मुत्तफिक नहीं हुआ, आई नेवर अग्री टू इट, लेकिन वो एक तरह से जो हवा बनी उसके बाद लोगों को भी ये एहसास हुआ कि शायद अब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम क्यों अफोर्डेबल लें, हमें भी बेहतर मकान चाहिए, 2 के बदले 3 BHK लेंगे, चाहे हमारा जेब 2 BHK का बार सह पाए, लेकिन हम 3 लेंगे। तो ये जो हवा चली, और खैर उसके पीछे और दूसरे भी कारण रहे हैं, क्योंकि भारतवर्ष में जो इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद वेल्थ क्रिएशन हुई है वो काफ़ी भारी भरकम रही है। अब चाहे आप वो स्टॉक मार्केट्स देख लें या स्टार्टअप्स देख लें, इवन सैलरी इंक्रीजेस वगैरह, तो ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन के कारण लोगों के पास उतना धन राशि भी जमा हुई कि वो थोड़े बेहतर मकानों के पीछे दौड़ लगाने लगे। तो ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग या हाउसिंग फॉर ऑल, जो कोविड से पहले तकरीबन 2/3 सारे डेवलपर्स की सेल्स जो थी वो अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी में हुआ करती थी, वो शिफ्ट होके अब वो 1/3 भी नहीं रह गई है। मेरा ख्याल है आज की अगर हम टॉप 8 शहरों का जिक्र करें तो जो ओवरऑल मकान बिक रहे हैं उसमें से शायद 20% भी अफोर्डेबल हाउसिंग अब डेवलपर्स की तरफ से नहीं बिक रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी तब्दीली आई है, उसके कई सारे रीज़न है। जैसा मैंने कहा कि जाहिर सी बात है दौलत भी ज़्यादा क्रिएट हुई है, लेकिन काफ़ी हद तक वो फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है बहुत बड़ा बन के उभरा है, और हर शख्स आज चाहता है कि चाहे लोकेशन जो भी हो लेकिन मकान लग्जरी हो। तो मकान और लग्जरी ये दो आपस में इंटरचेंजेबल वर्ड्स बन चुके हैं कि अगर आप मकान ले रहे हो तो लग्जरी मकान ही हो, वरना मकान का तस्वुर ख़त्म हो गया है। तो इन चीज़ों में तब्दीली आनी अवश्य है, लेकिन चूंकि हम सिर्फ आज के माहौल की बात कर रहे हैं, शायद ये अगला सवाल आपका होगा जिस पे हम गौर करेंगे, लेकिन ये अगर मैं समराइज़ करूं तो मसला जो है ये कहीं ना कहीं लोगों पर थ्रस्ट किया गया है, लोगों पर आयद किया गया है कि अब अगर आपको मकान चाहिए तो आपको लग्जरी ही मकान लेना होगा, क्योंकि पहली चीज़ तो हम अफोर्डेबल मकान बना ही ना रहे हैं, और जो है वो लग्जरी होगा। तो ये जो सारा माइंडसेट हुआ है कहीं ना कहीं आके इसमें फटीग, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं थकान, वो अब आती हुई दिख रही है। तो आज हम कम से कम इस पर बात तो कर रहे हैं। नरेडको जैसे प्लेटफॉर्म पर, अजीमुशान प्लेटफॉर्म पर अगर अफोर्डेबल हाउसिंग की बात छिड़ी है तो उसका कारण ये है कि आज डेवलपर्स भी उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं, उसे पहचान रहे हैं कि ये मसला हुआ है कि हमने लग्जरी की दौड़ में हम इस कदर आगे निकल आए कि अफोर्डेबल हाउसिंग को कहीं हमने पीछे छोड़ दिया। तो अब ज़रूरत है कि उस अफोर्डेबल हाउसिंग की दोबारा बातचीत हो, लोगों में इस चीज़ का दोबारा रुझान पैदा किया जाए, ताकि वो लोग जो आज अफोर्डेबल हाउसिंग ख़रीदना चाहते हैं वो ये ना समझें कि वो किसी से पिछड़े हुए हैं इसलिए अफोर्डेबल हाउसिंग ले रहे हैं, क्योंकि उस तरह की एक हवा निकल पड़ी है कि अगर आपको मकान चाहिए तो लग्जरी चाहिए। अभी आप यही देख लीजिए कई सारे डेवलपर्स, और मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं देना चाह रहा क्योंकि अल्टीमेटली डेवलपर इस कारोबार में पैसा बनाने के लिए कॉमर्स है, तो कई सारे डेवलपर्स, इनकी नाम बड़ी लिस्ट होगी, जो आज से 4 साल पहले अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते थे। आज उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहना शुरू कर दिया कि अब हमको अफोर्डेबल हाउसिंग से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ अपर एंड लग्जरी हाउसिंग बनाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं।
तो ये जो तब्दीली हुई है, बिल्कुल इसमें कोविड ने एक छोटा सा रोल प्ले किया है, लेकिन उस छोटे से रोल को मैग्नीफाई करने में हम सबका हाथ है। चलिए, ये अच्छी बात हुई, आपने शुरुआत की मीडिया के हाथ से, अंत करते करते आपने कहा हम सबका हाथ है। ठीक, चलिए राजन साहब, तो बहुत ज़्यादा तफसील से गुलाम साहब ने बताया कि क्या हुआ। अब उसमें मेरा सवाल यही है कि ठीक है, हम सबका उसमें हाथ है या मीडिया का हाथ है, लेकिन कह देने भर से क्या बात होगी? इतना बड़ा एक अमाउंट जो जीवन भर की कमाई जिसमें लग जाती है, अगर हमने कह दिया कि भाई अब तो आपको लग्जरी ही खरीदना है, लेकिन क्या वो इतनी आसानी से आदमी सोच सकता है कि चलो 2 BHK की जगह 3 खरीद लूं, 3 की जगह 4 खरीद लूं? हालांकि उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि वेल्थ भी आई है, लेकिन एज ए डेवलपर ग्राउंड पर क्या आप मुझे बताएंगे? क्या आप भी उसी सेंस से काम करते हैं कि जैसी डिमांड होगी भाई मैं वैसा मार्केट बनाऊंगा, वैसी सप्लाई दूंगा? सर्वप्रथम विपिन जी, आपने बताया हम आपके प्यार मोहब्बत से स्टूडियो में आए कि हम बोले कि आपसे रूबरू कर सकते हैं, और उसमें बोले ना कि एक पे एक फ्री, तो गुलाम जिया सर भी साथ में थे। लेकिन सर, मैं गुलाम जिया सर ने बोला, गुलाम जिया सर ने ऑन रिकॉर्ड बताया, सर इसमें मकान आज भी अफोर्डेबल उतने ही बन रहे। ये आज ये लोग जो अफोर्डेबल को गिनते हैं, ये समझो अभी सरकार ने इसको 45 लाख रुपया जो पकड़ा है, आप अगर 2019 में जो 45 लाख में मकान मिल रहा था, उसी मकान की कीमत आज करीब 75-80 लाख रुपया हो गई, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, वो अफोर्डेबल के बाहर निकल गया। आप ये जो फिगर्स देख रहे हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू गुलाम जिया, मैं उनको कोई चैलेंज नहीं करना चाहता हूँ। आज भी मैं बताता हूँ, रौनक ग्रुप अगर आज आप बोलो, मेरे यहाँ पर आज भी 70% 1 बेडरूम। आप लग्जरी और अफोर्डेबल किसको बोलेंगे? ये तो आज जो लग्जरी और अफोर्डेबल है ना, ये तो क्या एक मार्केटिंग टर्म हो गया। लोग जो स्टूडियो अपार्टमेंट बोलते हैं, वो भी बोलते हैं कि लग्जरी में मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसमें तुमको एसी दे रहा हूँ, स्विमिंग पूल दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। ये चीज़ों का ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। हालांकि अगर आप फिगर्स देखो, सेल्स के फिगर्स देखो, तो नो डाउट 1 बेडरूम बनाना लोगों ने कम किया, क्योंकि क्या है कि बिल्डर को उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। मैं आपके प्लेटफॉर्म से, हम तो हमेशा बोलते हैं कि अगर सरकार चाहती है, अगर हम बोलते हैं कि मेरे ख्याल से 50 साल पहले इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़े तक पहुंच गए, मकान तक तो दूर दूर तक कहीं नहीं पहुंचे थे। अपने जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, इन्होंने लगाया हाउसिंग फॉर ऑल सबसे पहले। और आप मानोगे नहीं, पहले PMAY जो फर्स्ट आया था, उसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गुलाम जिया सर 1.2 करोड़ मकान इन्होंने सैंक्शन किया, और वो जो मकान ऑलमोस्ट बनने तक भी आ गए। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी पहल थी। तो पहले तो अगर आप सोचो तो हकीकत में मकान बन रहे, वो सिर्फ वो जो बोला ना कि इसमें सरकार ने क्या करना चाहिए कि सरकार ने जो बेनिफिट है वो डेवलपर को दो, कंज्यूमर को भी देवे। आज 45 लाख अगर आपने 2019 में रखा, आज अगर आप 2025 में आ गए, 6 साल हो गए, 6 साल में जो इन्फ्लेशन हुआ, इन्फ्लेशन के हिसाब से सरकार ने उसको रेट में चेंज करना चाहिए। सरकार की हालत क्या है कि 45 लाख से अगर आप मकान 46 में गया तो उनकी GST 1 से 5% हो जाती। तो ये जो अगर जब तक सरकार इस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दे, उसका रीजन मैं समझाता हूं। आज हम डेवलपर है, हमको तो लैंड अफोर्डेबल बनाओ या लग्जरी बनाओ, लैंड तो वही है, लैंड कॉस्ट वही लग रही है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम लग रही है। तो आज डेवलपर 100% इंटेंड करता है कि, क्योंकि जैसे गुलाम जिया सर ने बोला कि हम कोई यहाँ पर बिजनेस करने ही आए हैं ना, तो प्रॉफिट तो मोटो ही होता है। ठीक है, अल्ट्रा प्रॉफिट होता है नहीं होता है वो अलग बात है। आज के तारीख में आप जितनी भी कंपनीज देखो जिन्होंने भी पब्लिक इशू किया है, सारे लोगों का प्रॉफिट सिंगल डिजिट में आ गया है। क्योंकि आज हमारे पास जो गवर्नमेंट के प्रीमियम्स बोलो, GST बोलो, बाकी जितने भी हमको गवर्नमेंट के लेवीज भरने पड़ते हैं ना, वो बहुत बड़े होते हैं। और वो अगर आप अफोर्डेबल बनाओ, लग्जरी बनाओ, वो तो सेम ही है। तो लग्जरी में क्या होता है, आज हमेशा लोगों को लगता है कि आज हर डेवलपर चाहता है कि मैं लग्जरी बनाऊं, इसमें कोई और गलत बात भी नहीं है, क्योंकि जो लग्जरी बिकता है इसलिए बना रहा है। और लग्जरी बनाने में और बिकने में सबसे बड़ा श्रेय गुलाम जिया सर ने दिया आपको, कोरोना को, नो डाउट कोरोना को दिया। कोरोना के बाद मैं दूसरा श्रेय दूंगा कि ये भारत की नारियों को, जो घर की महिला है, उसको ऐसा लगता है कि मैं मकान जिंदगी में एक दफे खरीद रही हूँ, तो मैं मेरे थोड़े फॉरेन ट्रिप्स कम कर दूंगी या बाकी जो भी खर्चा कम कर दूंगी। लेकिन आप आज अगर 1 बेडरूम ले रहे हो, 1 बेडरूम की जगह 2 बेडरूम ले लो, 2 बेडरूम की जगह 3 बेडरूम ले लो।
क्योंकि मकान ये चीज है कि आप कपड़े तो समझो आप साल में 2 साल में बदली कर सकते हो, मकान नहीं बदली कर सकते हो। मकान लाइफ में ये क्या 2 टाइम ही आदमी चेंज करता है, उससे ज्यादा तो चेंज नहीं होता है। और इसमें जब चेंज करते वक्त आप समझोगे तो जीएसटी और स्टैंप ड्यूटी इतना बड़ा इंप्लीकेशन है, तो वो भी एक सरकार को, वरना आज अगर समझो उसने एक मकान, बाकी कहीं पे भी आज जीएसटी में इंपोर्ट क्रेडिट मिलता है, मकान लेते हो तो उसको कुछ नहीं मिलता है बेचारे को। उसने एक मकान लिया और बेचा तो उसकी स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन और जीएसटी उसका पूरा चले जाता है, उसको नए में वापस भरना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो आपने जो 2-3 अहम मुद्दे गिनाए गुलाम, अब अच्छा यही स्टूडियो वाली बातचीत का पूरा मजा है। तो गुलाम साहब, अब जो तर्क दे रहे हैं राजन सर, वो ये दे रहे हैं कि पहली बात तो वो डेफिनेशन 45 लाख वाली, उसका वितर्क मैं आपको दूंगा। हाँ, तो वहां अटक जाता है। अब वो 45 लाख वाली चीज आपको 80-85 लाख में मिलेगी, पहली चीज। दूसरा ये कह रहे हैं कि रोकूं आपको यहाँ पर, हाँ जी, अगर इजाजत दें। हाँ जी, जी। ये इस चीज़ का नरेटको के प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर हमने रिपोर्ट लॉन्च की, जब अफोर्डेबल हाउसिंग की गुफ्तगू चल रही थी, तो हमारे माननीय सेक्रेटरी साहब एमओ महुआ के भी वहाँ तशरीफ़ रखते थे, और ये सवाल नरेटको के वीपी और किसी ने खड़ा किया इसी डेफिनेशन का, जिसका मैंने जवाब दिया कि ये तब्दील हो चुका है। आरबीआई हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, आरबीआई ने डिक्लेयर कर दिया है 63 लाख की यूनिट जैकअप हो चुका है। और इस चीज़ का ना तो कोई जिक्र करता है, ना किसी प्लेटफॉर्म पे बात हो रही है। इसको कम से कम 2 महीने हो चले हैं। और इस चीज़ पर वंस अगेन जैसे ही मैंने ये पॉइंट वहाँ रखा, तो प्लेटफॉर्म पर मौजूद डेवलपर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, ये कहाँ से बता रहे हो, आपने कहाँ से लिया है। सेक्रेटरी साहब ने उसे कंफर्म किया है कि हाँ ये हो चुका है। आरबीआई हैज़ रीडिफाइंड डेफिनेशंस, 63 लाख 45-63 पर आ चुका है। तो पहली चीज़ तो ये कि किसी कारण सही नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का लोगों तक ना पहुंचना भी एक बड़ा महत्व रखता है। और उसी लैक ऑफ नॉलेज को रीज़न बनाकर एक लॉजिक खड़ा कर देना मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि सरकार को ही ये कहते रहना कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार अपनी पूरा काम नहीं करी, सरकार बहुत कुछ कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं यह हो सकता है, अगर आप ब्लेम देना चाहो सरकार को दे सकते हो कि उन्होंने इस चीज़ को आम नहीं किया, पब्लिक नहीं किया। लेकिन ये गज़ट मौजूद है, 45 लाख हैज़ बीन जैक्ड अप टू 63 लाख, ये हो चुका है। उसके ऊपर बाकायदा गुफ्तगू नहीं हो रही है, बस उसे एक एक्सक्यूज़ की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जी सर, क्या होता है आज इन्होंने जो बोला, आरबीआई ने 63 लाख किया, मुझे भी बताया, लेकिन आरबीआई ने जो 63 लाख किया ना, वो क्या होगा कि गुलाम जिया को रिपोर्ट के लिए बेनिफिट होगा। मैं चाहता हूं जब तक वो जीएसटी में ये लोग नहीं निकाले, न तो आम आदमी को बेनिफिट होगा, न डेवलपर को बेनिफिट होगा। अगर आप कर रहे हो, इन्होंने क्या कहा कि सरकार ने खाना बना के रखा है। सर, खाना बना के रखा है, जब तक वो मेरे को नहीं खिलाए या जिस आदमी को नहीं खिलाए तो उस खाने का कोई मतलब नहीं है। जीएसटी एकमात्र ऐसा पॉइंट है जिससे सब परिवर्तन आ रहा है, बाकी और भी सर आज क्या होता है कि जो लग्जरी वाला खरीदता है ना, उसको आप 10 करोड़ के 15 करोड़ करो, 20 करोड़ करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अफोर्डेबल वाले को 50 का 55 हो जाए ना, वो मकान नहीं खरीद पाता है। क्योंकि क्या होता है, वो 50 लाख रुपया का जब मकान खरीदता है ना, वो घर के दागिने बिगिने सब बेचकर सब कुछ लेके आता है। उसके बाद उसको मालूम है कि भाई मेरे को तो यहाँ पर मेहनत करके, और वो अगली अपनी लाइफ की 15, 20, 25, 30 साल प्लेज करके आया हुआ रहता है। सेकेंड थिंग मैं आपको जो बताता हूँ कि इवन मतलब सर माफ़ी चाहता हूँ इसमें, ये जैसे आज आप बोलो, आज अगर आपने, क्योंकि थोड़ा इन्होंने आरबीआई का पॉइंट निकाला इसलिए मैं बता रहा हूँ सर, आज अगर आप कोई एक फैक्ट्री लगाओ, आपको लैंड के लिए, लैंड के वैल्यू पे, उसके मशीनरी के वैल्यू पे, उसकी बिल्डिंग के वैल्यू पे, उसको वर्किंग कैपिटल पूरे का लोन मिलता है सर, और उसको कोई नहीं है, बस उसकी, और माफ़ी चाहता हूँ, और जब वो मशीन फैक्ट्री 10, 15, 20 साल में नहीं चलती है, इंसिलिटी में जाती है, यही लैंड बेचकर वो सारे बैंक अपने पैसे इकट्ठे करते। ये एक तरफा हो गया। आज दूसरे यहाँ पर हम रियल एस्टेट में उसी लैंड पर हम फैक्ट्री के जगह मकान बना रहे हैं। सर हमको तो लैंड वैल्यू पकड़ी ही नहीं जाती, कंस्ट्रक्शन में भी हमको पैसे लगाना चाहते। मतलब हमने ये आरबीआई को बोल बोल के थक गए कि सर आज रेरा आकर 8 साल हो गए, 8 साल, उसके बावजूद भी आग, अगर जैसे पहले बिल्डर लोगों को, मैंने पहले भी कितने ही टाइम सोचा था कि हमारे को देखते हो तो इनका नजरिया दूसरा होता है, ये दूसरा नजरिया बदलकर आज हम लोग नेशन बिल्डिंग में, ये सवाल अब मैं लगातार थोड़ा उठाने लग गया हूं इस कार्यक्रम में। इस नजरिए की जो आप बात कर रहे हैं, आप भी जवाब दीजिएगा, आप भी, ये नजरिया आया कहां से सर? क्या कभी पास में इतनी ज्यादा चोरी चकारी हो गई या इतना गलत काम हो गया कि वो नजरिया चिपक सा गया रियल एस्टेट के ऊपर? सर क्या था
कि रियल इस्टेट है ना, ये आम आदमी नहीं कर सकता है। मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ, अगर होता ना तो सारे कॉर्पोरेट इसी लाइन में होते। आप यहाँ पर देखो, आज भी अगर तो आ ही गए कॉर्पोरेट है, almost। सर कॉर्पोरेट कैसा है मैं बताता हूँ। कॉर्पोरेट ने क्या किया है कि जो लोकल उसका पार्टनर है ही है वहाँ पर, उसके सिवा कोई कॉर्पोरेट नहीं है। कॉर्पोरेट ने दो ही चीज़ की है, एक फाइनेंस और मार्केटिंग, जिसमें आज कॉर्पोरेट एक्सपर्ट है। आज कंस्ट्रक्शन तो क्या, कंस्ट्रक्शन तो बहुत ईजी है सर। अब ये बहुत ईजी हो गया है। जो भी डेवलपर आया पहले सर हमको अर्बन लैंड सीलिंग होता था, एनए होता था, इतनी परमिशन लेनी पड़ती थी, आप थक जाओगे। बीएमसी में एक अप्रूवल लाने के टाइम पे हमको 50 से ऊपर परमिशन एनओसी लानी पड़ती है, जिसमें बोलते हैं ना कि हर डिपार्टमेंट जा जाकर आप लेके आओ। ये कोई भी आम आदमी, इसमें बहुत पेशेंस चाहिए होता है, एक चीज। दूसरा, रिस्क एपेटाइट भी होना चाहिए। तो फिर क्या माने कि जो लोग रियल एस्टेट करते हैं, या तो उनका शौक होता है गुलाम साहब, या उनको रिस्क लेने में मजा आता है। मतलब अगर यहाँ बिजनेस सेंस नहीं बनता, जो सर की बात को मैं पकड़ूं, तो फिर इतने लोग क्यों हैं उसके अंदर? और तो कॉर्पोरेट्स भी उतर गए। सर कह रहे हैं कि वो जॉइंट वेंचर्स हैं, बट स्टिल। अब इस पर मैं, चूंकि शुरुआत आपने की है, अब मैं इस पर आपसे माफ़ी मांग के कुछ अपनी टिप्पणी देना चाहता हूँ। यस सर। कि आप ये देखें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है कि जितने डेवलपर्स हैं वो कितने टेक्निकली क्वालिफाइड हैं टू बी अ डेवलपर। बड़ा सवाल है। आप जानते हो, डेवलपमेंट जब आप मकान बना रहे हो तो सबसे पहला तसव्वुर ख़रीदार के जहन में क्या आना चाहिए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कुछ कपड़ा ख़रीदने जा रहे हो तो आपको ये तो आप सोचेंगे कि टेलर हो सकता है या बुनाई का काम जानता होगा, राइट? अब बताएं, अगर टेक्निकली रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखता है, वो पहला सवाल आपके जहन में क्या आना चाहिए कि बंदा इंजीनियर तो हो। आप मुझे बताएं कितने इंजीनियर है डेवलपर्स? टेक्निकल क्वालिफिकेशन सबसे पहले डज नॉट रिगार्ड, उसके कोई रिगार्ड ही नहीं है। अब आप क्यों, कैसे डेवलपर बनते हो? सवाल यही है कि हमने ये पूछा भी लोगों से कि भाई डेवलपर बनने के लिए आसानियां फराहम कीजिए। जो 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 बाउंड्री कंडीशंस आपने बना रखी हैं, एंट्री बैरियर्स बना रखे हो, उसको गिराइए। पर उसे ना गिराना, जो सारी चीज़ें, जो तर्क हमारे दोस्त कह रहे हैं, राजन जी कह रहे हैं, मैं उसी पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि ये क्यों खड़े हैं ये सारे बैरियर्स, किसने खड़े किए हैं ये बैरियर्स? कि ये कहना कि कोई शख्स जाके परमिशंस नहीं ले सकता। अरे भाई, हमारा मुल्क डेमोक्रेसी है। क्या मैं डेवलपमेंट ऑफिस में जाके अप्रूवल्स मेरे मकान के लिए नहीं ले सकता? अगर सिर्फ ये टॉप के 8 शहरों में, और इस चीज़ का अगेन जिक्र करना बहुत यहाँ पर महत्व रखता है कि जो ओवरऑल भारत में मकान बन रहे हैं उसमें से शायद 10% मकान भी डेवलपर नहीं बना रहे, बाकी लोग बगैर अप्रूवल के बना रहे हैं। बड़ा सवाल है। तो अप्रूवल तो मिल रही है, लेकिन उसके सामने एक ऐसा तसव्वुर खड़ा किया गया है कि आप अप्रूवल नहीं ले सकते, आपको अप्रूवल लेने के लिए फलाना ढिमाका ये है, मसला ये है। हर प्लेटफॉर्म पर गवर्नमेंट को ये कहते रहना कि भाई तुम्हारे कारण रियल एस्टेट में एंट्री बैरियर इतने हाई हैं वगैरह वगैरह, मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। अगर हैं तो उसे गिराना ज़रूरी है। क्या ज़रूरत, आज मैं सिविल इंजीनियर हूँ, आज मुझे 30 साल हो गए इस सेक्टर में काम करते हुए, मैं बिल्डर क्यों नहीं बन पाया? या हो सकता है कि आप कह लो कि भाई मुझ में एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स की कमी है, मुमकिन है। लेकिन यही सवाल है कि आज हमारे मुल्क में जब लाखों सिविल इंजीनियर्स हैं, उसमें से कितने डेवलपर्स हैं? कॉन्ट्रैक्टर्स बनना फिर भी आसान है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के लिए आपको केवल एक अच्छे इंजीनियर हो, आप टीम जुड़ा लो, आप कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो। डेवलपर बनना उतना ही कठिन है। और वो क्या माहौल है, क्या रीज़न है, अगर आप वो सोचें। और इस चीज़ को एक्सपांड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आप समझें, चूंकि सवाल आज अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हम ये जानते हैं कि जो 3 करोड़ मकानों का आज, जैसा आपने शुरू में समरी खड़ी कर दी, बता दी लोगों को कि अगले 5 साल में 3 करोड़ मकानों की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शायद आप 1 करोड़, 1.25 करोड़ के आसपास मकान बना लोगे। प्राइवेट सेक्टर भी कंट्रीब्यूट करेगा, तकरीबन 60-70 लाख ऐसी बना लेगा, फिर भी 1 करोड़ की मकानों की कमी है। ये कहाँ से बनेंगे? इसके लिए तो आपको, लाइक हम अंग्रेजी में कहते हैं, ऑल हैंड्स ऑन द डेक, सारे रिसोर्सेज। चूंकि ये मकान बनाना भी नेशन बिल्डिंग से कम नहीं है। नेशन बिल्डिंग के लेवल पर अगर आप उसे ला रहे हो तो आप उस एंट्री बैरियर को क्यों नहीं गिराना चाहते? आज भी आपने वो सारी चीज़ों को इतना बड़ा हवा बना के क्यों खड़ा किया है कि डेवलपर हो ही नहीं सकता? कॉर्पोरेट, अब मैं इस चीज़ पर आना चाहता हूं कि बात निकली कॉर्पोरेट डेवलपर्स नहीं है। आज आपके टॉप 3 डेवलपर्स में से एक नाम कम से कम कॉर्पोरेट डेवलपर का है, गोदरेज। कॉर्पोरेट नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन इस चीज़ का जो एक नैरेटिव तैयार किया गया है कि कॉर्पोरेट्स तो डेवलपर हो ही नहीं सकते, गलत है। कॉर्पोरेट्स ने भी बेहतरीन काम किया है, वक्त पे काम किया है। नाम गिन ले, टाटाज वाज द फर्स्ट टू एंटर। 1987 में टाटा हाउसिंग ने शुरू किया था अपना रियल एस्टेट का बिजनेस। 87, आज आप गिन ले कितने साल, 40 साल के ऊपर होने आ गए हैं।
गोदरेज, उससे पहले बिरलाज है, आज रेमंड्स ने एंट्री की है। तो एक लंबी तवील लिस्ट है, कॉर्पोरेट्स भी इसमें हैं। तो ये कहना कि कॉर्पोरेट सिर्फ और सिर्फ लोकल प्लेयर्स या पार्टनर्स के तौर पर आते हैं, ये गलत है। आपके सामने सेबी के रिकॉर्ड उठा के देख लें, गोदरेज के कितने लोकल पार्टनर्स हैं, ये गिन लें, जवाब मिल जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जो ये एक माहौल खड़ा किया गया है कि डेवलपर कोई खास एक ऑरा अराउंड द हेड लेके आता है, उसके सर पे एक चक्र होता है, वही डेवलपर हो सकता है, जो आम आदमी है वो डेवलपर नहीं हो सकता। इस पर मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि ये क्यों कर, और अगर ऐसा है, मान लें अगर ऐसा है, तो उन एंटी बैरियर को गिराया क्यों नहीं जा रहा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर। जवाब देंगे सर? 100% दूंगा। पहली बात, गुलाम जिया सर ने बोला कि 10% मकान जो डेवलपर बनाते, मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि आज अगर आप देखो जितने भी मेजर सिटीज में मकान है, इंडिविजुअल मकान से वो बना रहे, उसमें भी कॉन्ट्रैक्टर्स लोग जा रहे हैं, मतलब डेवलपर या कॉन्ट्रैक्टर जो बिल्डिंग इंडस्ट्री में हमसे जुड़े हुए, हम ही लोग बनाते हैं मकान, बाकी कोई नहीं बनाता है। दूसरी बात, इन्होंने जो बताया, मैंने ये नहीं बोला कि कॉरपोरेट नहीं आ सकता, इन्होंने थोड़ा सा गलत ले लिया उसको। क्या हो रहा है कि आज ये लोकल जो नेटवर्क होता है ना, क्योंकि क्या होता है कि हम तुरंत दुनिया के नज़र में आ जाते हैं। कितना भी आप बोलो लैंड का मामला होता है, तो लैंड के मामले में आपको लगता ही है, क्योंकि इसमें आज क्या होता है कि नॉर्मल आदमी, अगर मैं आपको बोलता हूँ चलो मैं आपको पैसे देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, आप बिल्डर बन जाओ, नहीं बन सकते सर। क्योंकि इसमें हर एक चीज़ का, क्योंकि कल उठ के आप मुझे बोलो कि मुझे बताओ कि आप बोलो कि कल उठ के आप एरोप्लेन चलाना सिखाओ, तो प्रॉब्ली अपनी वो ये नहीं है ना कि क्या बोलता है कि डीएनए नहीं है। तो आज नो डाउट 25 साल पहले ये जैसे बोलते हैं, आज ऐसा नहीं। आज तो सारे लोग आ गए ना डेवलपर सी। आज आप कॉर्पोरेट बोलते हो, आज हीरानंदानी को आप कॉर्पोरेट मानोगे या नहीं मानोगे, कल्पतरु को मानोगे या नहीं मानोगे, प्रेस्टीज को मानोगे या नहीं मानोगे, आज डीएलएफ है। आज कॉर्पोरेट क्या हो गया कि दूसरे बिजनेस में आया, इसलिए उसको कॉर्पोरेट बोल रहा है। मैं बोलता हूं कि हम सारे लोग आज कॉर्पोरेट के लेवल तक पहुंच गए, क्योंकि हर एक लोगों ने वो जो सिस्टम चाहिए वो सिस्टम डाली हुई है। एक बात से मैं जो गुलाम जिया सर को बोला ना, मैं चाहता हूं कि ये हमारे लिए लीड करे, क्योंकि हम तो लीड कर करके थक गए। अप्रूवल आज भी नहीं मिलता है। अगर कोई बोले ना कि मैं अप्रूवल लेके आता हूं, मैं उसको जो चाहिए वो बोलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की। जब वर्ल्ड बैंक का फंडिंग था ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस के टाइम पे, ये लोग ने सब ऑनलाइन वगैरह किया है, तो जो लेवल पे होना चाहिए वो नहीं होता है। उसके लिए काफ़ी टाइम रीजंस दिए जाते हैं। उसके लिए मैं बोलता हूँ हम जिम्मेदार हैं, हमारे आर्किटेक्ट भी जिम्मेदार है, मैं ये नहीं बोलता हूँ। लेकिन आज क्या हुआ कि वो टाइम आना चाहिए। जब देवेंद्र फडणवीस लास्ट टाइम थे तो उन्होंने उसके अंदर काफ़ी पहल की थी, काफ़ी चीज़ हो भी गया था, काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। अब वापस हम उनके साथ पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि क्या है कि जैसे इन्होंने बताया कि कोई भी जिसके पास पैसा है और जिसके पास एजेंसी कर सकता है ना, वो अप्रूवल का होना ही नहीं चाहिए उसको प्रॉब्लम। अगर आप दुबई में जाओ या कोई भी बाकी कंट्रीज में जाओ, आप आपके प्लान डाले, आपको 30 दिन 45 दिन 60 दिन के अंदर वो बता देते हैं कि आपको आपके प्लान में ये कमी है, ये सुधार दो, बात खत्म हो गया, आप बिल्डिंग मान दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने यहाँ पर वो एक विक्शियस सर्कल बना हुआ है। जो गुलाम साहब कह रहे हैं कि इस बात को काफी बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा। ये लंबे समय पे ये बात उठी और एक हद तक शायद गुलाम साहब भी एग्री कर रहे होंगे, लेकिन क्या इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन बताया जाता है कि अभी भी यही सबसे बड़ा हर्डल है और ये सरकार ही सबसे बड़ी विलन बन जाती है, अप्रूवल को रोकती है और फिर उसकी वजह से ही सारी दिक्कतें होती है, अदरवाइज सब सही है? सर सरकार नहीं, इसमें मैंने क्या बोला, मैंने पहले तो अपनी तरफ उंगली दिखाई। ये क्या हुआ है कि ये आज टोटल एक सिस्टम बना हुआ है, तो सिस्टम को आपको चेंज करना पड़ेगा, और सिस्टम एक आदमी चेंज नहीं कर सकता है। ये आज क्या होता है कि टाइम से चेंज हो जाएगा। आज फॉर एग्जांपल, मैं अभी यहाँ पे बोलना गलत है, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर 25 साल पहले बोलो तो डेवलपर को अंडरवर्ल्ड की कितनी तकलीफें थी। आज जो लोग आए, नए लोग आए, उनको तो उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हमको तो ये हालत थी कि जैसे किसी का भी फोन आया और फोन आकर बात करे तो सामने पता भी नहीं चलता है कौन बात कर रहा है, क्या नहीं बात कर रहा है। ये बोलने जितनी इजी नहीं है ना, जो कि आज बाकी किसी भी इंडस्ट्री में, आज अगर समझो कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए तो हिसाब के बाहर सारे फैसिलिटी दी जाती है, टैक्स बेनिफिट से पकड़कर उनके लिए तो बोलते हैं ना कि रेड कारपेट बिछाया जाता है। वेरिन जब इन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द बोला कि नेशन बिल्डिंग, हम चाहते कि अगर हम सच में नेशन बिल्डिंग कर रहे, तो जैसे मैं तो चाहता हूं कि हालांकि कोई सोचे कि ये गलत अपन सोच रहे हैं कि अपने जवान जो बॉर्डर पे
तैनात होकर अपनी सिक्योरिटी कर रहे हैं, तो वो जो सिक्योरिटी कर रहे हैं उसके लिए एसेट हम लोग बना रहे हैं। आज वो लोग जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही हम भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये चीज आने लगे, क्योंकि 8 साल होने के बाद भी, रेरा के बाद, नो डाउट थोड़े लोगों के वजह से, और इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि मार्जिन अफोर्डेबल में इतना थिन मार्जिन है, अगर उसका प्रोजेक्ट किसी भी कारण डिले हो गया। आज अभी गुलाम जिया सर को मैं बताता हूँ कि 1 साल से हमको एनवायरनमेंट की परमिशन नहीं थी। एक सीधा बंदा आदमी चले गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले गया, 1 साल तक एक भी एनवायरनमेंट की परमिशन नहीं। आप सोचो कि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, उसको 1 साल तक अगर ये सारा चीज करना पड़े, उसकी फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है। ऑफिस के आदमी लोगों को अगर समझो, मैंने बोला आज मेरा काम नहीं हो रहा है और मुझे पता नहीं ये 15 दिन में होगा, 3 महीने में होगा, 6 महीने में होगा, 1 साल में होगा, मुझे नहीं पता, मैं आदमी लोगों को निकाल नहीं सकता हूं, मेरी तो कॉस्ट चालू है। मेरा कहना सिंपल है कि हमने ये चीज कर दिया, अप्रूवल अगर ईज हो जावे ना, जैसे गुलाम जिया सर ने बोला, ये सारे इंजीनियर लोग आ सकते हैं बिल्डिंग लाइन में। आज ये इन्होंने बताया, ये अगर ये प्रोफेशनल बन गए, क्योंकि इन्होंने चूज क्या किया कि हमको ये नहीं करना। और इन्होंने जब बताया, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ गुलाम जिया सर, आपने जो बोला ना क्वालिफिकेशन, हमारे लिए क्वालिफिकेशन थी। हमारी क्वालिफिकेशन ये थी कि एक गले में जाड़ी चेन, मोटी चेन सोने की, हाथ में रेडो की घड़ी, रेबन गॉगल, ये 3 हो गई। चौथी वाइट पैंट, वाइट शर्ट, वाइट शूज, तो पक्का डेवलपर, इसके सिवा बाकी कोई नहीं। ये क्वालिफिकेशन थी हमारी एक जमाने में, आज वो नहीं है। आज 100%, हालांकि मानो या ना मानो, हम लोग भी कॉर्पोरेट के हिसाब से हो गए। सब लोग मार्केटिंग के लिए, जो मार्केटिंग एजेंसीज बोलो, हर चीज आज रेरा में हमको एवरी क्वार्टर हमारा जो भी रिपोर्ट है वो सबमिट करना ही पड़ता है, और हम सब लोग कर रहे हैं जी। इतना ही है कि जो जितना हमारे को, मतलब वो बोलते हैं ना कि हमारे, आप जो बोल रहे हैं ना, सरकार से ज्यादा हमको विलन बनाया गया है, विलन बनाया गया है, तो हमको विलन से हम बोलते हैं कि हमको आम आदमी बना दो तो भी बहुत। यहाँ बस एक पक्ष मिसिंग है, वो है सरकार का। वो भी होता तो शायद बात और थोड़ी क्लियर होती। उस पर मैं आना चाहता हूँ यहाँ पर। और पहली चीज़ तो डेटा के लिए, जब आपने मुझे चैलेंज किया डेटा को, मैं बता दूँ कि सारे टॉप 8 शहरों में जो मकान ओवरऑल बना के साल में बिकते हैं, वो 2.5 लाख से ऊपर मकान नहीं है जो आप और हम जैसे डेवलपर बनाते हैं और बेचते हैं। 2.5 लाख से 3 लाख ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन टाइम में। आपको पता है गवर्नमेंट के जो सारे डेटा है, अगर पीमे का भी डेटा देख लीजिए, ये इन्होंने 1.5 से 1.5 करोड़ मकान अगर पीमे के अंडर में गए हैं, उसके सामने डेवलपर का कंट्रीब्यूशन 3 लाख सालाना का हिसाब लगा लीजिएगा, आपको डेटा मिल जाएगा। दूसरी चीज़, SLCC जिसकी बात चल रही है, उसमें 70% SLCC जो हम क्रेडिट जो CLSS सॉरी क्रेडिट लिंक जो स्कीम है, उसके अंडर में 70% बेनिफिशियरी लेड हाउसिंग है। ये डेटा है पीमे का। 70% बेनिफिशियरी लेड उसे कहते हैं, जैसे आप अपना मकान बनाना चाह रहे हो, आप बेनिफिशियरी हो, आप अपने मकान के लिए अप्रूवल लेके गवर्नमेंट से वो सुविधाएं प्राप्त कर रहे हो। बेनिफिशियरी लेड 70% बेनिफिशियरी लेड है अंडर पीमे 1, 2 तो अभी शुरू हुआ है। तो पहली चीज़ मैं डेटा में बताना चाह रहा था कि जो डेवलपर का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल हाउसिंग मकान बनाने के लिए जो है, वो 10% से बहुत कम है। उस पर हम सेपरेट डेटा देख लेंगे। अब मैं आता हूँ गवर्नमेंट पक्ष की तरफ। इसी सेशन जिसका मैं जिक्र कर रहा था, पिछली बार नरेटको का जो बड़ा सेशन हुआ, उसमें प्रधानमंत्री ये अफोर्डेबल हाउसिंग सब्जेक्ट पर जो डिस्कशन हो रही थी, उसमें हमारे कुलदीप जी थे, IAS ऑफिसर महुआ, जो सेक्रेटरी हैं। उनके साथ जब हमारा पैनल डिस्कशन हुआ, उसमें राजस्थान के, गुजरात के, केरला के मंत्री IAS ऑफिसर्स थे, और उन सब ने, ख़ास तौर से राजस्थान वालों ने डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया कि उनके पास कोई भी अप्रूवल अगर जाती है, अगर 3 महीने तक नहीं होती है तो ऑटोमेटिक अप्रूवल एक्सेप्ट की जाती है। ये चीज़ें रियासतों में हो रही हैं, पर उसका जिक्र नहीं हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस कदर इनकलाब गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रहा है, लेकिन अगर उस चीज़ को हम कबूल कर लें कि गवर्नमेंट भी अपना रोल कर रही है, तो हमारे पास कोई विलन नहीं बचा जी। हमारे पास कोई विलन नहीं बचा। और आज हमें विलन चाहिए, और हम सारे गन्स ब्लेजिंग के भाई गवर्नमेंट का ही सारी खता उन्हीं की है, उनकी तरफ से ही मसाइल हैं। GST 5% जो हुआ था, तब सारे इंडस्ट्री बॉडीज, तो डेवलपर मिनिस्ट्री पहुंचे थे कि उससे पहले GST के सामने अलाउ, ये 18% GST थी और उसके सामने आपको रिबेट लेना अलाउड था, पर उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा है, 5% की गई तो रिबेट हटा दिया गया। तो गवर्नमेंट के भी तो हाथ बंधे हैं ना, वो भी तो देख रही है क्या क्या किया जाए। उनकी तरफ से तो पहल यही है, अगर आप महुआ के सेक्रेटरी से बात करेंगे, उनका पहला सवाल ये होता है, भाई हम इतना सब कुछ कर चुके,
तो उसके बाद भी आप आ जाते हो कि आपने मुकम्मल सारा काम नहीं किया। जीएसटी की इतनी बात हो रही है तो अभी क्योंकि जीएसटी पे बड़ा चेंज आ ही रहा है और माना ही जा रहा है सीमेंट है 28 से 18 में आ जाएगी, बहुत सारे और बिल्डिंग मटेरियल होंगे जो कि लोअर जीएसटी स्लैब में जाएंगे, 2 ही जीएसटी स्लैब रह जाएंगे। तो क्या इससे जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में नरमी आएगी उसका मतलब मैं मानूं अफोर्डेबल पे इम्पैक्ट आएगा, पास ऑन होगी, या आपको थोड़ी जो सहूलियत मिलेगी फिर उससे मार्जिन्स की जो बात हो रही है उसमें आसानी होगी और वो लिमिट में आएंगी चीज़ें? उसमें क्या होगा, मेरे हिसाब से उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि मेजॉरिटी डेवलपर्स कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो उनको 18% ही लगता है, और जो बना रहा होगा फाइनली उसकी कॉस्ट नीचे आएगी। कॉन्ट्रैक्टर को क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर को जो उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है और उसमें ये जो हमसे पैसा मिलता है, तो उसको अगर हमसे पैसा ज्यादा मिला है तो 100% उसको उतना ही भरना पड़ता है, क्योंकि हमको तो 18 ही लगने वाला है। सारा हटा हमारा स्लैब, जब तक हमारा स्लैब 18 से कम नहीं होगा। लेकिन मुझे जो रॉ मटेरियल खरीदना है पहले 100 रुपए का आ रहा था, अगर वो 70 रुपए या 60 रुपए हो गया तो वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट ही नीचे चली गई, वो तो होगा। मेजर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, सीमेंट है ना, सीमेंट अगर आप हकीकत में एक चीज पकड़ो, सीमेंट आज आपको पूरे जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, अगर समझो हमारी 3-3.5 हज़ार की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, उसमें सीमेंट की कॉस्ट होती है हार्डली 8 to 10%, उससे ज्यादा नहीं होती है। पर बाकी स्टील और तमाम तरह के स्टील आज भी 18% पे ही है। नहीं, अगर वो कम होता है, अगर उसमें कोई गुंजाइश कम होगा तो 100% होगा ना, तो उसका बेनिफिट होगा ही। हाँ, खास तौर पे मैं अफोर्डेबल में इसलिए बात कर रहा हूं कि एक और रिपोर्ट थी, आई थिंक सर मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाहूंगा कि क्योंकि इन्होंने बताया सर, हमको अफोर्डेबल हाउसिंग में जीएसटी जो 18 के बजाय 12% लग रही थी कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में। ये सितंबर 2023 में एक सर्कुलर सरकार ने निकाल दिया, क्योंकि ये हमको एक एडिशनल बेनिफिट दिया था अफोर्डेबल वाले को, वो बेनिफिट सरकार ने विड्रॉ कर लिया। जैसे ही विड्रॉ कर लिया, कितनी प्रोजेक्ट जो ग्रीन में थे वो येलो, ऑरेंज में और रेड में आने लग गए। ये हालत हो गई है। हालांकि वंस अगेन अगर ये अफोर्डेबल में चाहते, जैसे मैंने बताया है कि सरकार भी चाहनी चाहिए, अगर सरकार चाहे अफोर्डेबल के लिए, क्योंकि हमारे लिए एज ए डेवलपर, हमारे लिए तो ये बिजनेस है, बिजनेस में जहां हम पैसे कमाएंगे वहीं हम करेंगे, जो पैसे नहीं कमाएगा तो उसमें बिजनेस करके कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमको लैंड कॉस्ट सेम पड़ती है, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट सब कुछ सेम है, और वहां पर तो फिर वो आदमी, अगर आप उसको एडिशनल इंसेंटिव दो तो ही वो मकान करेगा ना, बिजनेस में आएगा। तो गुलाम साहब, ये बात कितनी जायज़ है? कई प्लेटफॉर्म्स पे मैं सुन चुका हूँ कि आफ्टर ऑल रियल एस्टेट एक बिजनेस है, और बाकी जो भी डेवलपर्स हैं, चाहे कॉर्पोरेट हों चाहे सिंगल एंटिटी हों, वो सब बिजनेस कर रहे हैं और डिमांड ही लग्जरी की आ रही है, मार्जिन्स वहां पर ज़्यादा हैं तो वो बना रहे हैं, और अफोर्डेबल अपने आप पीछे जा रहा है। तो अब उस सेंस में अगर पकड़े तो बात वहीं ख़त्म हो गई, लेकिन क्या वो सेंस सिर्फ उतना ही है? देखिए, इस चीज़ का मवाजना, कंपैरिजन मैं करना चाहूँगा मोबाइल फ़ोन से। एक शख्स थे जिन्होंने एप्पल नाम की कंपनी शुरू की थी। उन्होंने कहा था, आप नहीं जानते कि आप क्या चाहते हो, मैं आपको बताऊंगा आप क्या चाहते हो। और उन्होंने फिर ये आईफोन, आईपैड, दुनिया भर के प्रोडक्ट्स निकालने शुरू किए और लोगों ने ख़रीदना शुरू किया। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि जब वो आईफोन, आईपैड वगैरह बन रहे थे, तब शॉमी और दुनिया भर के जो लो एंड प्रोडक्ट हैं वो भी बन रहे हैं। समवेयर ये लॉजिक, ये तर्क रियल एस्टेट पे आके थम जाता है। यहाँ पर हमें बिल्कुल यही लगता है कि हम सारे के सारे स्टीव जॉब्स हैं, हम सब आपको बताएंगे आप क्या चाहते हो, हम वो बनाएंगे जो हमें अच्छा लगता है और आप वो खरीदोगे। यहाँ आके ये मसला खड़ा हो जाता है। और वहीं पर आज सारा जो डिस्कशन है वहीं पर तो शुरू हुआ कि वो लो एंड मोबाइल फ़ोन रियल एस्टेट को कंपैरिजन में क्यों नहीं आ रहे। 5 एक्सक्यूजेज हैं, जीएसटी भी एक्सक्यूज है, सिंगल विंडो क्लियरेंस भी एक्सक्यूज है, दुनिया भर के हैं। विल नहीं है, उस चीज़ का जो फुकदान है, उस चीज़ की जो एब्सेंस है, उस चीज़ पर मैं तवज्जो देना चाहता हूँ कि भाई आप लग्जरी हाउसिंग को आपने इतना घसेड़ डाला है, उसको इतना ओवर यूज़ कर लिया है, अभी थम जाओ। अभी अफोर्डेबल हाउसिंग भी उतना ही बड़ा है। एफएमसीजी कंपनीज भी हैं जो 10,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू कर रही हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने में। हाँ, मार्जिन की तंगी हो सकती है, पर उसी चीज़ को, इसीलिए तो आप बिजनेसमैन हो ना। गुलाम जिया बिजनेसमैन क्यों नहीं है, गुलाम जिया डेवलपर क्यों नहीं है? क्योंकि सारी चीज़ें संभाल नहीं सकता। इसको मैं थोड़ा एक कॉन्टेक्स्ट में आपसे भी पूछूं कि जब मुझे याद पड़ता है कोविड के पहले का पीरियड, वो 3-4 साल और पकड़ लीजिए, अब मैं उस दशक को ही मानूं जो 2011 से आया 2020 तक, तो हाउसिंग बहुत खिंच के चली और
तमाम बड़े ब्रांड्स, तमाम बड़े लोग जो लग्जरी के आइकॉन हैं, वो भी अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते थे, जैसा आपने कहा बनाते ना, थे। बनाते भी थे। तो वो भी एक बिजनेस शायद हो रहा होगा कि भाई मकान बिक ही नहीं रहा महंगा वाला, तो मैं यही बनाऊं, यहीं से निकालूं, कितने ही पतले मार्जिन हो, कितने थिन मार्जिन हो, चलेगा। लेकिन अब बिकने लग गया, तो अब तो भाई मैं एक 20 करोड़ का बेच दूं या 5 करोड़ का बेच दूं, और मैं 50-50 लाख के 100 बेचूं, तो इतनी मगजमारी कौन करेगा? मेरा बिजनेस सेंस तो यहां लग रहा है। फिर उसको कैसे समझे? देखिए, मार्केट जैसा हमने शुरुआत की थी जहां से, कि लोगों के पास पैसे तो हैं, पर ये जो मकान खरीद रहे हैं, और इस चीज़ को धीमे धीमे, शुरू में इस चीज़ को समझने में थोड़ी सी तकलीफ हुई थी। हमारा भी तर्क यही था कि इन्वेस्टर्स मकान नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन वो चीज़ तब्दील हुई है। इस समय इवन बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट से भी कम 20 से 30% मकान इन्वेस्टर खरीद रहा है। और इस चीज़ पर वंस अगेन आई एम श्योर रिकॉर्ड पे होगा, कुलदीप जी का ये तर्क था, हमारे आईएएस ऑफिसर जो महुआ के सेक्रेटरी हैं, उस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कहा था, जो चीज़ मेरे समझ में नहीं आती, कि आप जो इतने मकान लग्जरी के बना रहे हो, जहाँ डिमांड नहीं है वहाँ बना रहे हो, जहाँ डिमांड है अफोर्डेबल, वो क्यों नहीं बना रहे हो? यही सवाल था। और यही सवाल है, इस बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आप जो लग्जरी बना रहे हो, आप पूछें कि ये डिमांड आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? कहीं कोई ऐसी बयाज है, कहीं कोई ऐसी जर्नल है जो आपको बता रही है कि आप 70,000 मकान अफोर्डेबल अपना लग्जरी हाउसिंग के बेच लोगे मुंबई में, पर आप तो बना रहे हो। ये है मसला। मसला ये है कि हमने लग्जरी हाउसिंग को इतना ओवर एग्जैजरेट कर दिया, इतना ग्लैमराइज कर दिया है, कि जब खुदा न खास्ता अगर ये टाइम चेंज होगा तो इतनी बुरी तरह से गिरेगा कि खौफ है कि शायद जो इससे पहले हमने सब प्राइम क्राइसिस देखा था, वो लग्जरी हाउसिंग वो ले आ सकती है। वो बात तो देखिए हमने भी की, और राजन साहब आपको भी चाहूंगा कि मैं हाँ, एक सवाल के साथ आ जाता हूँ। मैं आपके इजाजत से इनको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिससे सारा मसला शायद ये हो जाएगा। ये अफोर्डेबल किसको मानते हैं? अफोर्डेबल की डेफिनेशन क्या है? अब देखिए, एक तो सरकारी नहीं, डेफिनेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक आरबीआई की उन्होंने नई डेफिनेशन बना दी। क्या हो रहा है? मैं ये जवाब देंगे तो अच्छा है, वरना मैं बिल्कुल दूंगा, दो आप। बिल्कुल दूंगा भाई। और चूंकि इसे भी एक और एक्सक्यूज है ये कि डेफिनेशन के पीछे छुपे हुए खड़े हैं लोग, कि भाई डेफिनेशन क्लियर नहीं तो हम कैसे बनाए अफोर्डेबल हाउसिंग। चलिए अब जिक्र करते हैं, हम जिन मकानों की बात कर रहे हैं, ये जो टॉप के 8 शहरों के मकानों का जिक्र हो रहा है, ये सारे के सारे 50 लाख से ऊपर के मकान हैं। ठीक है, ठीक। और कम से कम 50% ऑफ दैट जो है वो 2 करोड़ से ऊपर के मकान है। हाँ, अब आप ये बताएं कि जो शख्स 50 लाख का मकान चाहता है, उसकी सैलरी, उसकी सालाना आमदनी 10 लाख होनी चाहिए। 5 × 5x इज व्हाट आपके होम लोन, आपकी अफोर्डेबिलिटी इंटू 5x होती है। और अगर आप 2 करोड़ तक आ गए तो आपको 50 लाख 40 लाख की सालाना आमदनी वाले लोग चाहिए। अब ये चीज़ कितनी मुश्किल है ये समझना कि हमारे मुल्क में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सैलरी 10 लाख से ऊपर है, और कितने लोग हैं जिनकी सैलरी 40 लाख से ऊपर है। सब जानते हैं। डेटा पूछ रहे हो आप मुझसे, अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन पूछ रहे हो, अरे डेफिनेशन सामने है। 50 लाख के मकान बनाइए, 25 लाख के मकान बनाइए, 10 लाख के मकान बनाइए। सर नहीं बनती है ना, आप समझे नहीं। सर बन रही है। नहीं सर, तो अगर बन रही है तो फिर अपन ये शो में बैठ रहे हो, वो गलत है। कम बन रही है। नहीं वही है, देखिए हमने कहा ना 1.25 करोड़ तक बन रही है। आप समझे नहीं ना, गैप 1 करोड़ का है। वही तो आप जो समझ रहे हैं, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 2019 में जो मकान आपको 40 लाख में मिल रहा था, वही मकान आज इन्फ्लेशन सी लैंड के प्राइसेस तो बढ़ते गए। आप देखो, ये वापस मेरे को बोलेंगे कि सरकार को हम ब्लेम करते, यहाँ पे तो सरकार हमारी बेनिफिट कर रही है। हर साल लैंड प्राइसेस आप कहीं पे भी जाओ 10 से 15% ये साल पर आपकी बात मान ली तो वो 80 लाख वाले भी या नहीं मैं लैंड प्राइस पर एक बहुत उम्दा गुफ्तगू करना चाहता हूँ, इनका तर्क मुकम्मल होने दीजिए। एक मिनट, लैंड प्राइसेस बढ़ रहे, बाकी सारे प्राइसेस बढ़ रहे, लेकिन जब इन्होंने इनकी जो लिमिट है, ये लिमिट अगर नहीं बढ़ाएंगे ना, तो ये चीज है ना जो आप जो बोल रहे हैं ना कि अफोर्डेबल नहीं बन रहे, अफोर्डेबल बन रही है, लेकिन इतना ही है कि क्योंकि मकान उतने ही बन रहे पहले जो बन रहे। मैं आपको मेरे कंपनी का एग्जाम्पल दूं तो आज हमारे यहाँ पर भी हम लोग 60% 1 बेड बनाते, 60%, क्योंकि वो तुरंत बिकता है। आज जो चीज बिकता है वही बनाएगा ना आदमी, नहीं बिकेगा तो क्यों बनाएगा। अगर मैंने आज 5 करोड़ के मकान बनाए, अगर यहाँ से आज फॉर एग्जांपल थाना स्टेशन से अगर वो 10 किलोमीटर लंबे पे मैंने 5 या 10 करोड़ के मकान बनाऊं, सर कोई नहीं खरीदने वाला है। 5 और 10 करोड़ के मकान बनते कितने, 10-20 मकान बनते सर। जो लग्जरी ये लोग जो सब बात कर रहे हैं ना, लग्जरी अब कहाँ बनी है, बॉम्बे में नो डाउट द प्राइजेस हैव गॉन अप। अब वो
आदमी, आप एक चीज समझो कि अगर बंदा आके खरीदता है तो उसमें डेवलपर की गलती क्या है? आज ये लोग बोल रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं, क्योंकि आज जब हमारे को जो प्रॉब्लम हुआ, तो प्रॉब्लम हुआ तब तो कोई नहीं है, दाम नीचे गिरे, जो भी हुआ, या आज क्या होता है कि इट इज बेसिक, आप समझो, डेवलपर में दाम बढ़ा है, लोग चिल्लाते, शेयर मार्केट ऊपर जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता है, शेयर मार्केट नीचे आता है, कोई कुछ नहीं बोलता, नहीं नहीं, ये तो ट्रेडिंग है। जहां पर आपको लग रहा है क्या हुआ है कि ये डेवलपर है ना, ये मैं तो बोलता हूं ना कि हम एक गाय हैं, जो चाहिए ना, जो चाहिए वो आकर जो मन मर्जी आए मुझे लग रहा बोल के है जावे। शेयर मार्केट से तुलना अलग हो जाएगी, क्योंकि वो जगह ही अलग है, वो स्पेकुलेशन मैं की जगह है। एग्जांपल हाँ दिया जी, आपको। ठीक है। तो ये एक चीज है जो आपकी बात अगर मैं मान भी लूं कि जो 45 लाख का था वो आज 70 लाख का हो गया, 80 लाख का हो गया, लेकिन वो वाले भी क्या बिक रहे हैं या वो वाले भी बन रहे हैं? उस सवाल का जवाब देने से पहले हाँ, मैं वो जमीन वाली बात आप कर रहे थे। इन्फ्लेशन पर थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहता हूँ। जिस चीज़ इन्फ्लेशन का जो जिक्र हो रहा है कि दाम बढ़ गए, दाम बढ़ गए, दाम बढ़ाने का जिम्मेदार कौन है? सबसे पहली चीज़, और ये चीज़ शायद सभी जानते हैं कि कम से कम मुंबई जैसे शहर में कम से कम 50% ऑफ योर कॉस्ट इज़ लैंड कॉस्ट, करेक्ट? 50% के आसपास लैंड कॉस्ट है। लैंड कॉस्ट में इन्फ्लेशन सरकार के हाथ में है? नहीं। किसके हाथ में है? डेवलपर के हाथ में। और कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। यही लैंड जो आज से 5 साल पहले ये 300 करोड़ में नहीं खरीद रहे थे, आज वो 500 करोड़ में खरीद लेंगे, 800 करोड़ में खरीद लेंगे। क्यों? कि अब उनको दिखाई दे रहा है कि ये जो पहले मैं 20 लाख के मकान बेच रहा था, अब 1 करोड़ के मकान बेच रहा हूं, तो मेरा मार्जिन बढ़ गया, तो मैं उतना जो बचा उसका मार्जिन मैं लैंड में दे दूं। देखिए, वैल्यूएशन ऑफ लैंड सिंपल, आई एम अ वैल्यूअर, मैं आपको समझाऊं वैल्यूएशन, लैंड की वैल्यूएशन कैसे होती है। लैंड की वैल्यूएशन आप देखते हो कि अगर मेरा मकान, मैं 20 रुपए का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, 5 रुपए की सेलिंग कॉस्ट है, ये 25 रुपए हो गए, और चलो फाइनेंस कॉस्ट लगा दो 5 रुपए, 30 हो गए, मेरा प्रॉफिट 20 रुपए। अगर 100 रुपए मकान बिकने वाला है तो मैं 50 रुपए लैंड के लिए दे सकता हूं। इसे रेसिडुअल मेथड ऑफ वैल्यूएशन कहते हैं, और ये एस्टैब्लिश ग्लोबली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन मेथड है, और ये मेथड सबसे बड़ा जिम्मेदार है लैंड वैल्यूएशन ऊपर जाने का। तो दे कौन रहा है लैंड वैल्यूएशन ज्यादा? बिड कर करके 5-5, 6-6 डेवलपर्स लगे, अच्छा तुम 30 करोड़ दे रहे हो, मैं 50 दूंगा, तुम 50 दे रहे हो, मैं 100 दूंगा। ये बिडिंग के कारण वैल्यूएशन ऑफ लैंड जैकअप हो रही है। कह दें इनसे कि अगर मुझे झूठा साबित करें, मैं प्रूफ के साथ आपको बता दूं कि लैंड वैल्यूएशन के ऊपर जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स जिम्मेदार है, वो है बिल्डर। और अगर आप उसको भी ये तर्क के तौर पर इस्तेमाल करें कि ये वैल्यू, अरे आप ही के कारण तो गई है वैल्यू। चलिए, कमोडिटीज हैं, स्टील, सीमेंट, इनको मैं समझ सकता हूं कि ये आपके हाथ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम हो रहा है, ज़्यादा डिमांड हो गया तो वैल्यू, सीमेंट की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, वगैरह वगैरह। लेकिन रियल एस्टेट, लैंड की कीमत किसी और के हाथ में नहीं है, केवल डेवलपर के हाथ में। और सेलर, अगर मैं सेलर हूं, मैं तो हूं भाई, मैं तो चाहता हूं कि मुझे मेरे लैंड की वैल्यू अच्छी मिले, तो अगर आज 100 रुपए है तो मैं 120 मांगूंगा। पर जब कोई देने वाले 130, 140 देने को तैयार हो गए तो मेरी भी क्या दिक्कत है, मुझे भी क्या, मेरा क्या उसमें प्रॉब्लम है? मैंने जो बोला ना गाय, देखो यहाँ पे वो सेलर, सुनो मेरी बात, जी जी, सेलर बोलता है नहीं कोई गलती नहीं है, क्योंकि 100 क्यों 120 मांग रहा है, बोला कोई गलत नहीं है। सर, आज मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या है? लैंड है, बराबर है। मेरे को लैंड के बगैर मैं बिल्डिंग हवे में तो नहीं बना सकता हूं ना। अनफॉर्चुनेटली डेवलपर जो पेशे में आता है ना, जैसे मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है वो ये है कि रिस्क एपेटाइट, जो आदमी कर सकता है। क्यों? कोई आज डेवलपर के लिए कोई बैरियर नहीं, आप भी डेवलपर बन सकते, आपका कैमरामैन भी बन सकते, ये भी बन सकते, कोई बैरियर नहीं। क्यों नहीं बन रहे आप लोग? आप नहीं बन रहे हो, और आप जो हम लोग आज एक साइड में ये बोल रहे हैं नेशन बिल्डिंग, उसको ही ये लोग बोलते कि नहीं सबसे बड़े जिम्मेदार हम है। देखो, किसी को भी, हमको थोड़ी शौक है कि सर जो 50 करोड़ में मिलता होगा तो हम 100 करोड़ में, हम इतने पागल नहीं है सर। पर जो लैंड वाली बात वो बता रहे हैं, वही लैंड वाली ये बोल रहे हैं कि हम बढ़ा रहे, हम नहीं बढ़ा रहे। वो तो मार्केट सिचुएशन होती है कि जो जब 300 करोड़ में जमीन हमने नहीं ली, क्यों नहीं ली? तब हमको वो प्रॉफिटेबल सेंस नहीं लगा। जिसने भी ली, मैं नहीं ले रहा हूं, जिसने भी ली फॉर एग्जांपल, तो उसको 300 करोड़ में, लेकिन जब वो 1000 करोड़ हुई उसको लग रहा है सेंसिबल, क्योंकि मार्केट में उसको लग रहा है कि आज की तारीख में उसका दाम मिलने वाला है, क्योंकि वो तो बिजनेस है ना सर। बिजनेस में क्या गलत है? आज हम वही, मैंने जैसा, आप वापस मुझे यहां टोकोगे कि मुझे लग रहा है कि ये शेयर मार्केट बढ़ने वाला है, मैंने उसको खरीद लिया और शेयर मार्केट बढ़ गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने लैंड खरीदा और लैंड में मैंने प्रॉफिट किया, तो बोला नहीं नहीं ये डेवलपर गलत है। ये क्या हुआ है पता है कि डेवलपर एक शब्द ऐसा हुआ है कि जो भी आए ना, पंचिंग बैग है, आके पंच करके चले जा। क्योंकि एक और शो हमने किया, और ये मैं बता दूं क्योंकि ये शो टीवी पे भी जाता है और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी जाता है, तो लोग उसमें कमेंट बहुत करते हैं, इसलिए सीधा संवाद उनसे होता है। तो एक शो जो
यही वाला कि शायद अनुज पुरी साहब थे उस शो के ऊपर और दूसरे शख्स मुझे याद नहीं आ रहे, तो वो बात कुछ यही निकली कि मार्जिन्स पे बात चली गई। तो वहां पर लोगों ने नीचे लिख के मतलब शायद 1000 के ऊपर कमेंट आया होगा कि मतलब वो सिंगल डिजिट मार्जिन है, लिस्टेड कंपनियां हैं, कहाँ है इतना प्रॉफिट। लेकिन लोगों ने कहा कि इतना ब्लैक लेते हैं कि वो दिखेगा कहाँ। अब मैं आपसे ही पूछूं या आपसे पूछूं कि फिर वो कंपोनेंट भी है जिसका लोग मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद ने मकान खरीदे, पैसे दिए होंगे, अपना दर्द लिख रहे थे। मैं आपको बताता हूँ कि अफोर्डेबल सेगमेंट जहाँ पर है, जो जैसे बोलते हैं ना सैलरीड वर्क, वहाँ पर तो ब्लैक टोटली बंद हो गया है। अब बाकी सेक्शन में काफी हद तक आई एग्री, क्योंकि देखिए एक चीज चलो पहली बात पे एग्री किए नहीं, बहुत बातें हैं। जब सारे में नहीं एग्री किए। होम लोन अगर आपको लेना है, अगर मैं होम लोन लेना चाहता हूं तो मैं तो कोशिश करूंगा कि 100%, बल्कि एक वक्त था मुझे याद है होम लोन के लिए आपको 120% तक के मिल जाया करता था, जिसमें आप होम इम्प्रूवमेंट और फलाना ठिकाना स्टैम्प ड्यूटी ये वो लगा के आप करते थे। तो वहाँ पर ऐसे माहौल में जहाँ पर आपका एंड यूज़र होम लोन का सहारा चाहता है, होम लोन की बैसाखी के बगैर मकान खरीदना मुकम्मल ना हो, वहाँ पर कैश कंपोनेंट तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और हायर एंड पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, उसमें बंदल कर जी बताएं। सर पहली बात तो मैं हाई एंड नहीं बनाता हूँ। पहली बात। दूसरी बात क्या होता है वो क्या होता है कि बायर और सेलर के अंदर जो भी आज जो रेशो क्या होता है क्या नहीं होता है। हालांकि आज पोस्ट डीमोनेटाइजेशन जो पहले था एक जमाने में बहुत था, क्योंकि आज क्या हो गया, आज रेरा आया है, बैंक की फाइनेंस आ गई, सारी चीज आ गई। ये मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी ना के बराबर है, लेकिन बहुत ही हद तक कम हो गया। ठीक और है। इसमें सेकेंड थिंग एक सेकेंड चीज बोलना चाहता हूं। इन्होंने जो बोला ना सर, एक हाथ दूसरी लैंड जो है ना ऑक्शन में किसी ने या कोई बिड करके जो लेता है, बाकी आप मेजॉरिटी डील देखो इंक्लूडिंग गोदरेज जो इन्होंने नाम लिया, ये लोग सारी लैंड आजकल चीवी में करते, कोई लैंड खरीदने नहीं जाता है। क्योंकि क्या हो गया कि लैंड एक कमोडिटी है कि जो दिन बर दिन कम होती जा रही है। हम तो दुबई जैसे कहीं रिक्लेम तो नहीं कर रहे, लैंड नहीं बनने वाली है। तो अगर आपको जिस एरिया में एक आध किसी की लैंड बची है तो उसको तो पता है कि मैं ये लैंड एक ही है और खरीदार 100 है, तो उसका तो मैक्सिमम मोनेटाइजेशन वो करने ही वाला है। अब उसमें हमारे में से 100 में से एक सिकंदर निकलता है कि वो खरीदता है और वो फिर दूसरे दिन आप लोग मतलब सॉरी टू टेल यू दैट हेडलाइन दे देते हैं कि आपने इतने करोड़ में एक मकान बेच दिया। अभी वो बीच में ये 750 करोड़ बराबर है, तो वो एक चीज पे वो हो गया है कि भाई क्या बोलो बस। और उसके बाद में तो सब लोगों को लगता है कि क्या है कि ये जो न्यूज आती है ना, इसमें आम डेवलपर को लगता है यार मैं भी थोड़ा कम में बेच रहा हूं, मेरे भी थोड़ी भाव बढ़ा दो। अच्छा क्विकली, क्योंकि समय अब करीब करीब 1 घंटा होने आ गया, मार्जिन्स पे जरा सी बात कर लेता हूं। ये वेफर थिन मार्जिन्स और ना के बराबर मार्जिन्स, इसकी सच्चाई क्या है? ये आज सब लोग, बहुत लोग लिखते हैं कि मार्जिन की इतनी बातें होती हैं, सब ये मानते हैं कि डेवलपर्स बहुत पैसा कमाते हैं, आधा प्रोजेक्ट बेचने के बाद हर फ्लैट जो है उनकी जेब में जाता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? सर इसमें डेवलपर हकीकत में मैं मानूं कि सिंगल डिजिट के ऊपर कोई नहीं कमाता है, आप मानो या ना मानो। तो आप बोलोगे कि इस धंधे में, क्योंकि इस धंधे में टर्नओवर है। आप समझो मेरी बात, क्योंकि अगर आप समझो हमने एक मकान भी बेच दिया, अगर वो करोड़ या 1.5 करोड़ का है तो 1 करोड़ का टर्नओवर तो उसका महीने का उसी महीने में हो गया। जैसे आज हमारे यहाँ पर बोलो तो टर्नओवर बहुत बड़ा होता है, तो जिसके हिसाब से आपको वो बोलता है ना कि वो बाकी बिजनेस से ये बिजनेस अच्छा लगता है। नो डाउट जब दाम बढ़ते, बोलते हैं ना तेजी आता है, 100% डेवलपर कमाते हैं। वो तो पीरियड होता है, वो पीरियड में जिसकी किस्मत में वो कमा लिया। लेकिन हमारा क्या, हमारा जो साइकिल चालू ही रहता है, जैसे बोलता है ना कि हम लोग समुद्र के वेव्स होते हैं, तो वो हिसाब से हमारी इंडस्ट्री चलती है। तो जब नीचे जाता है तो जिसने कमाया वो नीचे जाते हो, वापस वो लेवल पे आ जाता है। ये बेसिक बोलने जितना ये नहीं है जी। इसमें बिल्कुल इस बात से भी आगे एक और चीज़ इसमें मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ कि ये जो साइक्लिसिटी है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जब चंद बड़े डेवलपर्स का अगर आप जिक्र करें, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो शायद निरंजन जी 50 साल से इंडस्ट्री में हैं, उन 50 सालों में उन्होंने कम से कम 3 से 4 तो साइकिल देखे हैं। उनमें कम से कम 2 से 3 बार बहुत ही नाजुक हालात से भी गुजरे हैं। हर डेवलपर जब वक्त बुरा होता है तो बुरे हालात से गुजरता है, इस चीज़ से कोई दो राय नहीं है। पर इसी के साथ एक और चीज़ भी जिक्र करनी बहुत इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि अगर आज एक वक्त था शायद आज से 6 साल पहले, एक सर्टन परसेंटेज ऑफ डेवलपर
या तो ऑलरेडी जेल में थे या किसी न किसी केस में उलझे हुए थे, उसमें से कई आज भी हैं। अब आप उन पर भी नज़र डालें, जब उनके एसेट्स बाहर निकले हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़ी बड़े फ्लाइट्स, प्राइवेट जेट्स और दुनिया भर की चीज़ें, कंपनी लॉस में है, डेवलपर ने वो सब कहाँ से कमाया? बस मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ कि भाई ये सोचिएगा ज़रूर कि सब डेवलपर एक प्रकार के नहीं हैं, लेकिन मार्जिन आप बुरे वक्त का जो अच्छे वक्त का जो मार्जिन है उससे आप बुरे वक्त को संवारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। और ये चीज़ एक लॉन्गिविटी के लिए ज़रूरी है कि अगर आपको इस बिज़नेस में 50 साल 100 साल रहना है तो आपके लिए वो करना ज़रूरी है, लेकिन शायद हर डेवलपर वो नहीं करता। तो आपके जो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जिनका कंसर्न है कि मार्जिन इतना थिन क्यों है, थिन इसलिए है कि भाई अच्छे वक्तों के लिए भी बुरे वक्तों के लिए आप अच्छे वक्तों में सेट असाइड कर रहे हो। और ज़रूरी नहीं कि हर शख्स एक प्राइवेट जेट या एक कोठी या मोनाको में अपना मकान ख़रीद रहा हो। अच्छे डेवलपर्स बहुत हैं, बल्कि ज़्यादा अच्छे ही हैं, लेकिन जो मार्जिन है उसको इस चीज़ का तसव्वुर साथ में रखते हुए करना ज़रूरी है कि भाई ये भी चीज़ होती है। ठीक है, चलिए, मुझे समझ नहीं आया कि इतनी 1 घंटा बीत गया है पूरी बातचीत पे। अफोर्डेबल हाउसिंग से ये पूरी बातचीत शुरू हुई थी और हालांकि मेरे हिसाब से अभी ये खत्म नहीं हुई है, शायद इसका एपिसोड 2 भी हमें लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम सॉल्यूशंस पे तो गए नहीं, हमने दिक्कतें सारी बातचीत कर ली, प्रॉब्लम्स ने। हाँ जी, ये इसी चीज़ पर हमारा जो नेरेटको के इवेंट में अफोर्डेबल हाउसिंग पे सेक्शन हुआ था, उसमें हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं उनका यही कहना था कि 2 दिन के प्रोग्राम में अफोर्डेबल हाउसिंग को आधा घंटा दिया गया, जिसको कम से कम 2 दिन का इवेंट होना चाहिए था सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग डिस्कस करने के लिए। सीरियसनेस की कमी है, उसे बरकरार रखना ज़रूरी है। नहीं तो आज यहीं पे, क्योंकि अभी ये तो दर्शक भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं आप दोनों को फिर से आमंत्रण दे देता हूं कि हमने बहुत अच्छा लगा है। पहली बात तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि स्टूडियो में बैठ के जो बातचीत होती है उसका कोई तोड़ नहीं है। डिस्टेंस से आप लोग जुड़ जाते हैं, समय की कमी और वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आती है, लेकिन फिर से निमंत्रण दूंगा कि आज हमने अफोर्डेबल हाउसिंग में क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ खड़े हैं, रियल एस्टेट कैसा चल रहा है, डेवलपर्स क्या सोच रहे हैं, मार्केट इस समय डिमांड सप्लाई रेशो क्या है, लग्जरी क्यों इतनी ऊपर है और अफोर्डेबल में इतनी डिमांड होते हुए भी बन क्यों नहीं रहा, लेकिन कैसे फिर ये सॉल्व होगी, कैसे उसमें भी बिजनेस सेंस आएगा, कैसे उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, पॉलिसी कहाँ पर अटक रही है, क्या और करने की जरूरत है आपके एंड पे भी, सरकार के एंड पे भी और ओवरऑल भी, वो सारी बातें। और तब तक जीएसटी पे भी और क्लैरिटी आ चुकी होगी, जो कि अब फाइनली डिक्लेयर होने वाला है। तो एक बार फिर आप दोनों को मैं आमंत्रित करूंगा, थोड़ा कष्ट जरूर होगा यहाँ तक आने में, लेकिन बुलाएंगे। लेकिन आज के इस एपिसोड में भी बहुत मजा आया और इनफैक्ट शायद सुनने वालों को भी बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। आप तो कमेंट करके हमें बताते हैं, तो बताइएगा राजन साहब के ऊपर राय, गुलाम साहब ने जो कहा उसके ऊपर राय, हमसे और क्या ऐसे सवाल है जो शायद इनके सामने रखे जाते। तो अभी एक मौका और मिलेगा। आई होप कि आज का एपिसोड आपको बड़ा पसंद आया होगा, ज़रूर हमें लिखिएगा। और बहुत सीरियस बातें हुई हैं, ठीक है, बातचीत में कभी तलखी हो गई और कभी हंसी मजाक भी हो गया, लेकिन बड़ी गंभीर बातें हैं ये, क्योंकि आपके हमारे घरों से जुड़ी हुई हैं, जो जीवन में, सही बोले थे वो, 1 या 2 बार ही ऐसे मौके लगते हैं जब हम अपना घर खरीद पाते हैं, और वो जीवन भर की कमाई से आता है ज़्यादातर लोगों को, 80% लोग, जो रिपोर्ट ही बताती है। तो आज के लिए फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में पधारने के लिए दोबारा ज़रूर आपको आना है, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर इसी सब्जेक्ट पे आपसे मुलाकात करेंगे, दोनों सर्स भी होंगे यहाँ पर और बात को आगे लेके जाएंगे।